हेलो एंड वेलकम। ये है लेक्चर नंबर 1 डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, या आप बोल सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। अब ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल 2 लेक्चर्स में ख़त्म किया जाएगा। आज है लेक्चर नंबर 1। अब ये ऐसा नहीं कि हम जल्दी पढ़ाएंगे, कम पढ़ेंगे, डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये उतना बड़ा टॉपिक है ही नहीं, इसमें कंटेंट ज़्यादा है ही नहीं। फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा टॉपिक था, इसीलिए टाइम लगा। इसको भी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये 2 लेक्चर्स में ही ख़त्म हो जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है डीपीएसपी के बारे में। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? ये याद रख लीजिए। स्टेट को डायरेक्शंस दी जाती है, कुछ प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो स्टेट को दिमाग में रखने हैं वाइल मेकिंग पॉलिसीज या वाइल मेकिंग लॉज। पॉलिसीज बनानी है स्टेट को, लेकिन स्टेट को डीपीएसपी क्या बोलता है? भाई स्टेट जो है, आप पॉलिसीज बनाइए, आप लॉज को बनाइए, मगर आप डीपीएसपी को दिमाग में रख के पॉलिसी बनाओगे, मगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के पॉलिसी बनाओगे। आपके पास ये डायरेक्शंस रहेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स दिमाग में रखने हैं, इंस्ट्रक्शंस है कुछ बेसिक डीपीएसपी में, वो आप मतलब स्टेट, वो आप दिमाग में रखोगे जब आप लॉ बनाओगे या पॉलिसी बनाओगे। चाहे आप डोमेस्टिक लॉ बना रहे हो या फॉरेन के लिए कोई कानून है, डोमेस्टिक लॉ के लिए कोई पॉलिसी है, मतलब डोमेस्टिक या फॉरेन के लिए पॉलिसी बना रहे हो, दोनों के केस में आप मतलब स्टेट को दिमाग में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रखने हैं, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ये डीपीएसपी कहाँ से बारो किया? जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बारो किया था? यूएसए से। डीपीएसपी कहाँ से बारो किया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? आयरलैंड से या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से कहाँ पे बारो किया? कहाँ से बारो किया? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन ने। जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लाए गए? यूएसए से। यूएसए में तो बिल ऑफ राइट्स है, लेकिन यूएसए का भी दिमाग में कहाँ से आया वो राइट्स? पहली बार कहाँ पे उठा था ये राइट्स का सिलसिला? पता होगा ना आपको, मैग्ना कार्टा, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, आपको सब याद आ गया होगा। फंडामेंटल राइट्स को साइड में छोड़िए फिलहाल, इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। और आयरलैंड ने कहाँ से लाया इसको? आयरलैंड ने खुद कहाँ से लाया डीपीएसपी? स्पेन से। हमने कहाँ से लाया? आयरलैंड से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया, आयरलैंड ने मतलब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से आया? स्पेनिश से आया। आयरलैंड और आयरलैंड से हमें कुछ चीज़ें आपको याद में रखनी हैं, जैसे कि बी.आर. अम्बेडकर ने कुछ बोला, एल.एन. सिंघवी ने कुछ बोला, एम.सी. चागला ने कुछ बोला, बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ये है ना, उसने कुछ बोला। इसी तरह अम्बेडकर ने फिर से कोई बात बोली, स्टैलवैड ने कुछ बात बोली। जानो इन बातों को। बी.आर. अम्बेडकर ने बोला ये है नॉवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? कल को आएगा आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? नॉवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला? बी.आर. अम्बेडकर ने बोला। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? एल.एन. सिंघवी ने भी कुछ बोला, एल.एम. सिंघवी ने भी कुछ बोला। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? ये है लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइफ गिविंग प्रोविजंस है, जो जिंदगी दे रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये हैं डीपीएसपीस। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम.सी. चागला ने क्या बोला कि अगर स्टेट पॉलिसी बनाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से, अगर अप्लाई हुए अच्छी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब स्टेट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के पॉलिसी बनाई। एम.सी. चागला बोल रहा है अगर ऐसा हुआ, स्टेट ने बराबर काम किया,
तो इंडिया हेवन ऑन अर्थ बन जाएगा, क्योंकि इंडिया से बाकी कंट्रीज़ में देखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इतने खूबसूरत किसी कंट्री में नहीं हैं। अगर ये पूरी तरह अप्लाई किए स्टेट ने वाइल मेकिंग पॉलिसीज़, तो इंडिया हेवन ऑन अर्थ बन जाएगा। किसने बोला? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर अप्लाई किया गया तो हिंदुस्तान हेवन ऑफ अर्थ बन जाएगा। ये सवाल आएंगे MC चाकला, ये सवाल आते रहते हैं, आएंगे, आपको कन्फर्म आएंगे। अच्छा, ये भी उसी ने बोला, MC चागला ने बोला अगर ये अप्लाई कर रहे हो तो हेवन बनेगा, साथ में अगर ये आप अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया वेलफेयर स्टेट कहलाएगा। वेलफेयर स्टेट इसलिए क्योंकि DPSP ज़्यादा वेलफेयर की बात करते हैं, और हम जब पढ़ेंगे DPSP आपको लगेगा हर बात पे वेलफेयर है, हर बात पे वेलफेयर है। BN राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, उन्होंने क्या बोला? मॉरल प्रेसेप्ट्स फॉर स्टेट है ये। कौन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या बोला BN राव ने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है मॉरल प्रेसेप्ट्स फॉर स्टेट। BR अम्बेडकर ने क्या बोला? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये देंगे। कौन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, MC स्टैलवेट ने क्या बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट के पास, पता है, ये मैंने बोला ना, ये इंस्ट्रक्शंस है स्टेट के पास। स्टेट के पास ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जबकि वो पॉलिसीज़ बनाए, ये दिमाग में रखने इंस्ट्रक्शंस है ना। तो ये एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शंस देने का इंस्ट्रूमेंट। ये MC स्टैलवेट बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने भी यही भी बोला, उन्होंने वैसे 2-4 बातें बोली, ये 2 आप याद रखो। उन्होंने ये भी बोला कि प्रियम्बल में जो जस्टिस लिखा है, लिबर्टी लिखा है, इक्वलिटी लिखा है, फैटर्निटी लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं प्रियम्बल में, उनको प्रैक्टिकल शेप असल में DPSP ही देता है। किसने बोला ये? कि प्रियम्बल में जो ये 4 वर्ड्स है उनको प्रैक्टिकल शेप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देता है स्टैलवेट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये स्टेट के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसने बोला? स्टैलवेट। अब सर हमने तो पार्ट 3 भी पढ़ा, उसमें भी कुछ राइट्स थे, पार्ट 4 में भी कुछ राइट्स है क्या? बताएंगे हम आपको। देखो, पार्ट 3 में आपने देखे डेमोक्रेटिक राइट्स मिल रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल रही है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राइट्स मिल रहे हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राइट्स का मतलब होता है पॉलिटिकली आप पे प्रेशर कोई नहीं कर सकता। स्टेट के खिलाफ आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट आप पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं दबा सकता। पॉलिटिकल पार्टी आप पे कुछ नहीं कर सकती। MLA MLC आपको कुछ नहीं बोल सकते। आपका फंडामेंटल राइट MLC MLA MP गवर्नमेंट कोई वायलेट नहीं कर सकता। एक किस्म की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी आपके पास, पॉलिटिकली आप फ्री थे। अब ये तो फंडामेंटल राइट दे रहा था। फर्स्ट, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो सप्लीमेंट्री है इसी फंडामेंटल राइट का, सप्लीमेंट्री है पार्ट 3 का। फंडामेंटल राइट को सप्लीमेंट्री मिल रहा है, सप्लीमेंट। अगर कुछ पार्ट 3 में छूटा हुआ है ना, वो पार्ट 4 में लिखा है। अगर कुछ पार्ट 3 में ना हो, ना छूट गया हो, पार्ट 4 में लिखा है वो पार्ट 3 जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे रहा है, पार्ट 3। लेकिन पार्ट 4 क्या कर रहा है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी दे रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी दे रहा है। समझो इस बात को, ये बात भी याद रखना। पार्ट 3 मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो कि DPSPs में था, उनकी कोई मीनिंग नहीं है। मतलब पार्ट 3 की कोई मीनिंग नहीं है पार्ट 4 के बगैर। पार्ट 3 जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है पार्ट 4 जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स या डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। तो ये भी याद रखना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डज मीन नथिंग, मतलब वो कुछ नहीं है। इसीलिए बहुत बार पार्ट 3 और पार्ट 4 को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि पार्ट 3 में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पार्ट 4 में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और पूरी राइट्स, पूरे पॉलिटिकल राइट्स भी मिल गए, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी मिल गए एक इंसान को। तो पार्ट 3 का सप्लीमेंट्री है पार्ट 4, सप्लीमेंट दे रहा है, एड ऑन हो रहा है कुछ पार्ट 3 को, ठीक है ना। राइट्स बढ़ रहे हैं, इससे राइट्स बढ़ गए हैं। हाँ, लेकिन बताऊंगा इंडिविजुअल राइट्स अलग है, कम्युनिटी राइट्स अलग है, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, आगे हम चलेंगे। इतना तो सर समझ में आ गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। इस गवर्नमेंट को दिमाग में कुछ चीज़ें रखनी है जब वो
पॉलिसी बनाएगा, चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो। आर्टिकल ये है और पार्ट 4 है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पार्ट 3 की बात कर रहा था। पार्ट 4 बात कर रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये कुछ बंदे हैं जो कि तारीफ़ें कर रहे हैं, किसके बारे में तारीफ़ें कर रहे हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए के बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और उसके बाद ये भी सर मैंने आपको बोला कि पार्ट 3 का सप्लीमेंट पार्ट 4 है। पार्ट 3 में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पार्ट 4 में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। इसीलिए याद रखना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पार्ट 3, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए कुछ नहीं है। पार्ट 3 कुछ नहीं है पार्ट 4 के बगैर। पार्ट 3 से अब तो ये पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट 4 तक आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो थोड़े से फ़ायदे और भी हैं, जैसे कि अपोजिशन कंट्रोल कर सकता है। पता है कैसे? अपोजिशन पार्टी, आप पार्लियामेंट जाओ या लेजिस्लेचर कहीं से भी, अपोजिशन पार्टी बार बार बोलती है गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को, देखो आपने जो ये पॉलिसी बनाई वो आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में नहीं रख के बनाई, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हो। तो अपोजिशन थोड़ा सा कंट्रोल करता है रूलिंग पार्टी को। कैसे? रूलिंग पार्टी को बताते, अरे भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करो, स्टेट पॉलिसी बनाओ, लेकिन कुछ डायरेक्शंस तो फॉलो करो। अरे ये आर्टिकल्स का वायलेशन तो मत करो। अपोजिशन कंट्रोल कर रहा है किसको? रूलिंग पार्टी को। अपोजिशन नहीं, पीपल भी कंट्रोल कर सकते हैं। लोग भी रूलिंग पार्टी को बोल सकते हो आपका कानून डीपीएसपी के खिलाफ है, आप क्यों नहीं रखते डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिमाग में जब आप वो कानून बनाते हो। अब रूलिंग पार्टी के पास भी कुछ आता है ताकत, क्या? कि उसको आसान होता है पॉलिसी बनाना। क्यों? क्योंकि उसका गाइड है ये डीपीएसपी, उसका फ्रेंड है ये डीपीएसपी, फिलॉसफर है रूलिंग पार्टी के लिए ये डीपीएसपी। कैसे? अरे ये डीपीएसपी को पढ़ पढ़ के वो पॉलिसी बनाएंगे और वो बोल सकते हैं देखो भाई हमने पार्ट 4 को फॉलो किया, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पहले मान रहे हैं। तो रूलिंग पार्टी का भी फायदा है कि अगर वो पॉलिसीज बनाएगा इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए, तो ये प्रिंसिपल्स उसके लिए गाइड बनेगा, मदद देगा ना पॉलिसी बनाने में, फ्रेंड बनेगा, फिलॉसफर बनेगा, उनको थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा उनका पॉलिसी बनाने में। मैंने आपको बोला फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी जोड़ के क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे रहा है और डीपीएसपी दे रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दोनों को जोड़ के फ़ायदा ज़्यादा आता है, लोगों को फ़ायदा ज़्यादा आता है दोनों को जोड़ के। क्यों? क्योंकि दोनों राइट्स ही हैं, बस ये कुछ स्ट्रांग राइट्स हैं, ये कुछ अलग तरह के राइट्स हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल को राइट्स हैं, गवर्नमेंट को रोका जा रहा है, स्टेट को रोका जा रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट को ही दिया जा रहा है ताकत, भाई आप लोगों के लिए कुछ करो, आप लोगों को वो राइट दे दो, आप लोगों को ये दे दो, वो दे दो। ठीक है ना, पढ़ेंगे हम आगे, टेंशन मत लीजिए। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को जोड़ के सोल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये भी सवाल आएगा, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को जोड़ के क्या बोलते हैं, ये तो आएगा। अच्छा, ग्रेवाइल ऑस्टिन ने क्या बोला? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को जोड़ के क्या बोलते हैं? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ये इनर बिलीफ है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। कंसाइंस आपको पता ही है ना, इनर बिलीफ, इनर चीज़ है, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वो है इंटीग्रल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इनर बिलीफ दिखा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या बिलीफ था कि कॉन्स्टिट्यूशन या फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए। अब आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर पता है कब आएगी? जब आप ये पढ़ोगे, ये आर्टिकल 36 से लेके 51, तब ये बातें भी आपको थोड़े से आसान लगेंगे, मज़ा आएगा और लगेगा आपको नहीं भाई कुछ है। पहले फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को हम थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है कि डीपीएसपी को सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, सर यहाँ पे भी लिखा है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है 43 और यहाँ पे भी लिखा है 43, ये क्या चक्कर है? बता दूंगा मैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है। फिलहाल हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का डिफरेंस। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, डीपीएसपी भी थोड़ा सा जान लिया। चलो, फंडामेंटल राइट्स कौन सा पार्ट है? पार्ट 3, आर्टिकल 12 से लेके 35। यहाँ पे डीपीएसपी है पार्ट 4, आर्टिकल 36 से लेके 51। ये थोड़ा सा एनसर्कल करने का मतलब है कि ये 12 फंडामेंटल राइट वाला वो डेफिनेशन देता है स्टेट का, आप सब ने पढ़ा होगा। ये भी सेम टू सेम डेफिनेशन देता है स्टेट का, आप सब अब पढ़ोगे, सेम टू सेम डेफिनेशन है, उस पर ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा है आर्टिकल 12 में। याद रखना फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन कैरेक्टर है। क्यों है नेगेटिव? क्यों है नेगेटिव? क्यों है नेगेटिव?
क्योंकि ये रोक रहा है स्टेट को, स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है, स्टेट को इनएक्टिविटी के लिए बोल रहा है कि भाई आप ये नहीं करोगे, स्टेट शैल नॉट डू दिस, शैल नॉट डू दैट। याद रखना, लेकिन मोस्टली ये नेगेटिव है। यहाँ पे लिखना था मुझे मोस्टली, पता है क्यों? क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स में स्टेट को पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट ये कानून बनाएगा, इफेक्ट देने के लिए वो करेगा, ये कानून करेगा वो, ठीक है। तो मकसद की बात क्या है कि मोस्टली फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को, स्टेट को रोकते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोगे, वो राइट दोगे, ये राइट दोगे। अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया तो स्टेट के खिलाफ ही जाएगा बंदा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव इन कैरेक्टर है। रीज़न ये है क्योंकि ये स्टेट को यहीं से बोल रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोल रहा है स्टेट को कि आप चाहिए पॉलिसी बनाने के लिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख लीजिए। तो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है स्टेट से, स्टेट को रेस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टेट के ऊपर स्टेट को बोला जाता है हाँ भाई करिए, पॉलिसी बनाइए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए। तो ये स्टेट को बोल रहा है भाई एक्टिविटी करो, आप इनएक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी करो, आप करो काम, आप लॉज बनाओ, आप पॉलिसीज बनाओ। तो ये स्टेट चाहिए यहाँ पे डीपीएसपी में, इसीलिए डीपीएसपी बोल रहा है स्टेट को करो 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 करो, स्टेट को करने के लिए पॉजिटिव। फंडामेंटल राइट्स बोल रहा है स्टेट को रोको रोको रोको, आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, इसलिए ये नेगेटिव है। क्यों? स्टेट को रोका जा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस नेगेटिव, स्टेट के ऊपर फ्रीडम पॉजिटिव। फंडामेंटल राइट्स का एम पता है क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाना। ये मैंने ऊपर बोला आपको थोड़ा सा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब फंडामेंटल राइट्स बोल रहा है कि स्टेट आप पे कोई प्रेशर नहीं डालेगा, तो आपको पॉलिटिकली आप फ्री हुए ना, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एम है इसका। इसका एम क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कैसे पता चलेगा आपको सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है? वो जब हम नीचे आर्टिकल थोड़ा सा बताऊंगा ना आपको, फिर पता चलेगा आपको। सोशल डेमोक्रेसी लाने के लिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है कुछ, इकोनॉमी बराबर इकोनॉमी के बारे में बातें हो रही हैं, तो वो हमें नीचे ही पता चलेगा, अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह पता चलेगा। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब होता है आप जा सकते हो जुडिशरी के पास, हाँ भाई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है आप नहीं जा सकते जुडिशरी के पास, हाँ सर हमारा डीपीएसपी वायलेट हुआ। डीपीएसपी वायलेशन पे कोई रिट्स इशू नहीं किए जाते, डीपीएसपी पे के वायलेशन पे आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के केस में जाते हो। डीपीएसपी अगर वायलेट हुआ तो कोई एक्शन नहीं ले सकते आप। फंडामेंटल राइट्स अगर स्टेट ने आपका वायलेट किया, आप जा सकते हो कोर्ट्स, जस्टिस आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई जस्टिस नहीं मिलता, ये एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स होते हैं, ये नहीं होते एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स। अगर स्टेट डीपीएसपी फॉलो नहीं करता, अगर स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो नहीं करता, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, तो आप नहीं जा सकते कोर्ट, भाई हमारा डीपीएसपी वायलेट हो गया। ऐसे नहीं आप कर सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। उसके बाद याद रखना कि पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक है ये फंडामेंटल राइट्स पता है किसको है? ये पर्सन को होते हैं नॉर्मली। किसी आर्टिकल में मैंने बोला था कम्युनिटी को भी होता है, जैसे लार्ज सेक्शंस ऑफ रिलीजन के केस में एक ग्रुप को भी होता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल के एक अलग राइट्स हैं, पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स होते हैं ये, ठीक है ना। मतलब ये वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी नहीं। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखो, स्टेट पॉलिसी बनाएगी एक इंडिविजुअल के को दिमाग में रख के नहीं बनाएगी, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाएंगे, एक इंडिविजुअल के लिए थोड़ी पॉलिसी बनाएंगे। तो वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए ये डीपीएसपी होते हैं, ये सोसाइटेरियन या सोशलिस्टिक टाइप के होते हैं, ये पॉलिसी सोशलिस्टिक टाइप के होते हैं। सोशलिज्म आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है कि वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल हो, जहाँ पे गवर्नमेंट मतलब वो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है भाई। सोसाइटी को यहाँ पे कवर किया जाता है सोशलिस्टिक पैटर्न से, और ये पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब एक पर्सन के ताकत बोल रहा है, ये फ्रीडम्स है एक इंडिविजुअल के, ये फ्रीडम्स हैं, ये राइट्स हैं, ये इंडिविजुअल के राइट्स हैं, ये राइट्स हैं किसके? कम्युनिटी के। यहाँ पे स्टेट कम्युनिटी को दिमाग में रखता है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ने हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। याद रखना यहाँ पे
अगर कोई कानून बनाएगा लेजिस्लेचर और वो फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो कोर्ट्स बाउंड है कि वो उस लॉ को वाइड करार दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे, इनवैलिड करार दे। ये आपने आर्टिकल 13 में पढ़ा होगा ना, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड एज वाइड। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लॉ बनेगा डीपीएसपी के खिलाफ होगा लॉ, वो लॉ कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड करार नहीं देता। याद रखना यहाँ पे कोर्ट बाउंड है, उसको लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड देना है। और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है क्योंकि ये जस्टिसेबल है ही नहीं, वायलेशन पे कोई कोर्ट जाता ही नहीं। इनके वायलेशन पे कोर्ट जाना पड़ता है, जुडिशरी जाना पड़ता है, जुडिशरी जाना पड़ता है और जुडिशरी एक्शन देगा अपना, जुडिशल रिव्यू निकाल के बोलेगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, वाइड, जीरो है आपका कानून, कानून माना जाएगा जीरो। ये हमने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़े। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ बेसिक सी चीज़ें जो कि हम कल भी कवर करेंगे, क्योंकि ये 2 लेक्चर्स में ख़त्म होएगा, 1 लेक्चर में नहीं। कल आपको इसको चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना डीपीएसपी, वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक तो है, लेकिन 36 और 37 आप बाहर रख लीजिए, वो किसी भी डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं। डीपीएसपी के 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, ठीक है। 1 सेकंड में आपको बता दूंगा। इनमें 3 क्लासिफिकेशन की गई है डीपीएसपीज में। एक है सोशलिस्टिक, दूसरा है गांधीयन, तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक क्या होता है, गांधीयन क्या होता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या होता है, वो तो हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन पहले ये समझो। ये आर्टिकल्स आते हैं सोशलिज्म के अंदर, सोशलिस्टिक पैटर्न के अंदर, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर। गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर ये आर्टिकल्स आते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर ये आर्टिकल्स आते हैं। अब यही ज़्यादा सवाल आता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है, कौन सा आर्टिकल है सोशलिस्टिक, इनमें से कौन है गांधीयन, और इनमें से आप सिलेक्ट कीजिए कौन है गांधीयन, लिबरल, सोशलिस्टिक। ऐसे सवाल आते रहते हैं। अब इस सब के लिए मैं आपको एक ब्यूटीफुल ट्रिक आपको कल बना के दूंगा जिससे आप याद रख सकते हो, क्योंकि मेरा टारगेट है आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मुझे पता है ज़्यादातर सवाल आपको कल वहीं आएगा। हमने बहुत पढ़ना है, हम डीपीएसपी को अच्छी तरह पढ़ेंगे, लेकिन कल यहाँ से सवाल आएगा और कोई ट्रिक होनी चाहिए जो आप याद रखो, ठीक है। साथ में मैं ट्रिक दूंगा, किसी किसी कंडीशन में मैं लास्ट में ट्रिक बना के दूंगा, किसी किसी कंडीशन में मैं वहीं पे ट्रिक बना के दूंगा। यहाँ पे ये लेक्चर को ख़त्म करना है इसके अंदर ही, और ट्रिक भी बता दूंगा मैं। 36 37 अलग है। अब सर 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 यहाँ पे 43 है, यहाँ पे भी 43 है। ये सर दोनों जगह पे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, वहाँ पे भी है वहाँ पे भी है? रीज़न क्या है? रीज़न है कि 43 के अंदर कुछ एक आर्टिकल के अंदर एक सब हेड्स होते हैं, क्लासेस होते हैं। उन क्लास में कोई क्लास यहाँ पे फिट हो रहा है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, कोई क्लास गांधीयन प्रिंसिपल में फिट हो रहा है। तो अलग अलग, जैसे यहाँ पे 48 है, कोई 48 का कोई सब पार्ट लिबरल होगा, कोई 48 का सब पार्ट गांधीयन बता रहा होगा। तो वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, टेंशन मत लीजिए। कल हमारा टारगेट यही रहेगा, ये हमारा कल मेन टारगेट रहेगा। आप देखो भाई, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाहर भी कुछ डायरेक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 4 के बाहर भी कुछ डायरेक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट को, गवर्नमेंट को, जबकि वो लॉ बनाए, दिमाग में रखे वो डायरेक्शन। आर्टिकल 335 पार्ट 16 के अंदर, ठीक है ना, ओके। आर्टिकल 350A लिखा है पार्ट XVII के अंदर, और आर्टिकल 351 पार्ट XVII के अंदर, ठीक है। कितना होता है XVII भाई? 10, 15, 16, 17 है ना, ये 17 है, ये 16 है, ये भी 17 ही है ना, ओके। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब हमें याद रखना है कि ये भी हमें कल पढ़ना है। कल हमारा होमवर्क यही है भाई, हमें कल यही सब कुछ पढ़ना है, हमें बस ये पढ़ के ख़त्म करना है इसको। अब याद रखना 40, अच्छा सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि अब तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 7 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स हुए हैं। कितने आर्टिकल्स में? 7 आर्टिकल्स में। याद रखना 7 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुए हैं। 42nd अमेंडमेंट से 4 आर्टिकल्स में चेंज आया, 44th अमेंडमेंट से 1 आर्टिकल, और 86 अमेंडमेंट से 1 आर्टिकल, 97 अमेंडमेंट से 1 आर्टिकल। 42nd अमेंडमेंट से 4 आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुए, एक्चुअली नए आर्टिकल्स आए। 44th में ये आर्टिकल आया,
86 में इस आर्टिकल में चेंज आई, आया नहीं नया, चेंज आई, ये आपको आर्टिकल्स के अंदर भी पता चलेगा। और इस अमेंडमेंट से ये आर्टिकल भी आया, मतलब ये आर्टिकल भी ऐड हुआ, तो ये भी ऐड हुए, ये भी ऐड हुआ, ये भी ऐड हुआ, इसमें चेंज लाया गया, ठीक है ना। तो ये पता है कब कब आपको पता चलेंगे, जब हम अंदर पढ़ेंगे ना आर्टिकल्स को, फिर आपको अच्छी तरह पता चलेंगे। 7 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुआ है, चाहे ऐड हो, डिलीट हो, चेंज हो, बस अमेंडमेंट उसको बोलते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है? ऐड करना, डिलीट करना, कुछ भी चेंज करना, अमेंडमेंट। 7 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुए हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 4 अमेंडमेंट्स किए और बाकी 3 अलग अलग अमेंडमेंट्स ने एक एक अमेंडमेंट किया है, चेंज किया है डीपीएसपी को। अब हमारा टारगेट कल यही है और सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हमें पढ़ना है। मतलब ये चीज़ें तो हो गई। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ऊपर जो पढ़ा है ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ये यूटिलिटी दिखा रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर है, क्या क्या उसकी खासियत है, ठीक है ना। तो बस कल अब खत्म होगा। ओके, कल थोड़ा सा इससे शायद बड़ा लेक्चर होगा। बस आज इतना ही। ओके, बाय।